नमस्कार किसान भाइयों, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। कृषि दर्शन एकमात्र खेती किसानी को समर्पित एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें गांव किसान के साथ हम खेत खलिहान की बात करते हैं। किसान भाई, यदि हम बात करें पशुओं की तो आमतौर पर यह देखा जाता है कि पशु कई दफ़ा बीमारियों के चलते उत्पादन सही तरीके से नहीं दे पाते। खास तौर पर हम ऐसे किसान भाइयों की बात कर लें जो कि पशुपालन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। ऐसे में किसान भाई आखिर क्या कर सकते हैं? किसान भाई हरे चारे के रूप में अजोला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए सीधे आपको लिए चलेंगे जावरा रतलाम कृषि विज्ञान केंद्र, जहां डॉक्टर सुशील कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार है। मैं यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र जावरा रतलाम में विषय वस्तु विशेषज्ञ पशु चिकित्सा विज्ञान में कार्यरत हूँ। किसान भाइयों, मैं आज आपसे चर्चा करूँगा अजोला की खेती के बारे में कि किसान भाइयों अजोला की खेती कैसे करते हैं, उसके क्या लाभ हैं और उसे कैसे जानवरों को खिलाना चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि अजोला क्या है। किसान भाइयों, अजोला एक तरीका जलीय फंड है जो कि शैवाल से मिलता जुलता है। किसान भाइयों, यह आमतौर पर धान के खेत में आराम से तैरता हुआ आप लोग को दिख जाएगा, जिसे हम देसी भाषा में काई कहते हैं। लेकिन किसान भाइयों, वह काई और इस अजोला में थोड़ा अंतर है, क्योंकि वह काई एक विषैली होती है। अगर जानवरों को हम उस काई को खिलाएंगे तो हो सकता है जानवरों की मृत्यु भी हो जाए। किसान भाइयों, जो हमारे यहाँ पे पीछे यूनिट लगी हुई है अजोला में, अजोला की, तो उसमें हम अजोला पिन्नाटा नामक प्रजाति है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि इसको पशुओं को देने से क्या लाभ है, पशुओं को खिलाने से क्या लाभ है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अजोला में 25 से 30% तक प्रोटीन होती है, 15 से 18% तक अमीनो एसिड होते हैं, 10 से 15% तक खनिज लवण होते हैं। किसान भाइयों, अगर हम इस अजोला को जानवरों को, बड़े मवेशियों को अगर 200 से 250 ग्राम प्रतिदिन दें तो जो दूध देने वाले मवेशी हैं तो उनमें दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी, और जो मादा गर्भवती हैं तो उनमें बच्चे में जो बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि अब नॉर्मल बर्थ हो जाती है, समय से पहले बच्चा बाहर आ जाता है, तो वो सब समस्याओं से दूर हो जाएगा। क्योंकि पशुओं को जो एक नॉर्मल खाने में नहीं जो चीज़ें मिलती, उसे आप कुट्टी के साथ ही सजोला को एक हरे चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, बात करते हैं कि इसको करना कैसे है अपने घरों में, अपने खेतों में, अपने पशुबाड़ों में। तो किसान भाइयों, इसके लिए आप या तो प्लास्टिक का बेड बनवा लें या सीमेंटेड बेड बनवा लें, जैसे कि यहाँ पे हमारी यूनिट में दिख रहा है, या फिर आप खेत में मिट्टी में एक गड्ढा खोद के उसके ऊपर पॉलीथीन रख लें। तो किसान भाइयों, 10 बाई 4 का एक आपको गड्ढा बनाना है। अगर मिट्टी के खेत में बना रहे हैं तो उसमें गड्ढा खोदने के बाद उसमें पॉलीथीन डाल दें, जो कि 3 से 4 साल तक वो पॉलीथीन आसानी से चल सके। उसके ऊपर जब उसकी बाहरी सतह पर मिट्टी से छाप दें, जिससे वो पॉलीथीन पानी भरने के बाद अंदर ना जा पाए। अगर आपके पास सीमेंटेड नांद पड़ी हुई हो जिसमें जानवरों को पानी दिखाते हैं, या तो नहीं, मार्केट में प्लास्टिक के बेड भी उपलब्ध हैं इसके लिए। तो किसान भाइयों, जब हमारा बेड तैयार हो जाए उसके बाद हमें इसमें क्या करना है, 8 से 10 किलोग्राम ताज़ी मिट्टी लेनी है, पेड़ के नीचे की। क्योंकि अगर खेत के बीच की मिट्टी लेंगे तो उसमें बहुत सारे रसायन मिले रहते हैं, जो कि हो सकता है अजोला को ग्रोथ को रोक दे। इसीलिए हमें जो मिट्टी लेनी है, पेड़ के नीचे की ताज़ी 10 से 15 केजी मिट्टी लेनी है। उसमें एक तगारी गोबर डालना है। एक तगारी गोबर डालकर उसे अच्छी तरह फैला दें, उस जो आपने अजोला के लिए बेड बनाया है। फिर उसमें पानी भर दें। पानी 2 से 3 फुट तक उसमें पानी भरना है। जब ये पानी भर जाए तो उसे 24 घंटे के लिए हमें छोड़ देना है। किसान भाइयों, क्योंकि अगर हम तुरंत उसमें अजोला डाल देंगे तो अजोला जल जाएगा, क्योंकि गोबर में मीथेन गैस होती है। वह मीथेन गैस आपके जो भी अजोला का बेड तैयार करना चाह रहे हैं वो उसे जला देगी, तो अजोला की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। इसलिए हमें 24 घंटे तक उस गोबर और पानी को अच्छे से ठंडा करना है। जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें हमें फिर अजोला 1 से 2 किलोग्राम
10 बाई 4 के बेड में डाल देना है। वह अजोला 21 दिन में पूरी तरह बनकर के तैयार हो जाएगा। इसे किसान भाइयों हमें रोज़ ध्यान यह देना है कि इस अजोला के बेड को रोज़ सुबह एक लकड़ी के डंडे से रोज़ अच्छी तरह हिलाना है, जिससे नीचे से ऊपर तक पानी पूरी तरह मिल जाए और अजोला की ग्रोथ अच्छे से हो पाए। तो किसान भाइयों, यह अजोला हमारा 21 दिन में तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहो तो अपने दुधारू पशुओं को, जैसे बड़े मवेशियों को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, 200 से 250 ग्राम प्रतिदिन देना है कुट्टी के साथ या भूसे के साथ। छोटे मवेशी जैसे भेड़ और बकरी को 100 से 150 ग्राम तक देना है। तो बकरियों में क्या होगी, जो समय से पहले बच्चा फेंकने की समस्याएं होती हैं या तो बच्चा मरने की समस्याएं होती हैं। ये समस्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि उनको खाने में पूरी तरह जो एनर्जी पूर्वक राशन चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए वो बकरियां या भेड़ें समय से पहले अपना गर्भकाल पूरा करने से पहले, जो कि 150 दिन होता है, उससे पहले अपने बच्चों को बाहर फेंक देती हैं। बच्चों की अंदर ही अंदर मृत्यु हो जाती है। अगर इस अजोला को हम 150 से 200 ग्राम प्रतिदिन भेड़ या बकरी को खिलाएंगे तो निश्चित ही ये समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी बात, उनकी ग्रोथ, जो बकरियां मांस के लिए पालते हैं किसान भाइयों आप लोग, उनकी शारीरिक वृद्धि बहुत अच्छी होती है, तो उनके मांस में भी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। अब अगर हम बात करें किसान भाइयों मुर्गियों की, तो किसान भाइयों मुर्गियां जैसे कि कड़कनाथ मुर्गी, जो कि हमारे मालवा रीजन की प्रसिद्ध मुर्गी है, इसे बड़े ही चाव से खाती है। तो किसान भाइयों, अगर मुर्गियों को रोज़ हम 50 से 100 ग्राम प्रतिदिन अजोला देंगे तो मुर्गियों की शारीरिक वृद्धि होगी। उनके अंडे उत्पादन में भी किसान भाइयों वृद्धि होगी। उनके अंडे का जो एक स्टैंडर्ड साइज है 56 ग्राम अंडा, अगर उससे छोटा हो रहा है तो इसका मतलब मुर्गियां में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, या तो प्रोटीन की समस्याएं, उन्हें जितनी ज़रूरत है अंडे देने के लिए नहीं मिल पा रही, तो वो छोटे अंडे देने लगती हैं। तो किसान भाइयों, उसके लिए हम अगर अजोला देंगे तो मुर्गियों के अंडे का वेट भी बढ़ेगा, मुर्गियों की शारीरिक वृद्धि भी होगी। अब बात आती है कि इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, इसके लिए सबसे अच्छा अजोला की ग्रोथ के लिए तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। किसान भाइयों, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अजोला उतना अच्छा सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इसलिए तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ह्यूमिडिटी, जो सांद्रता है, वो 60 से 65% होनी चाहिए। और वातावरण का 60 से पानी की ऊंचाई 0.5 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिससे आपका अजोला अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। किसान भाइयों, अगर आपको इससे ज़्यादा अजोला चाहिए तो उसमें अगर आप 10 से 15 ग्राम सुपर फास्फेट मिला देंगे तो अजोला की और अच्छी वृद्धि होगी, जिससे आप अपने जानवरों को बहुत ही अच्छे तरीके से खिला पाएंगे। धन्यवाद किसान भाइयों। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है किसान भाइयों। अब हम बात करने वाले हैं मक्के की फसल रोग एवं कीट के विषय में। किसान भाइयों, आमतौर पर ये समस्या सामने आती है कि मक्के की फसल को आखिर बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है, और इस विषय में जानकारी देंगे डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप तिवारी जी। आप विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम जावरा से।
नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप तिवारी, विषय वस्तु विशेषज्ञ, पौध संरक्षण, कृषि विज्ञान केंद्र जावरा रतलाम। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अभी एक किसान भाई के खेत में आया हुआ हूँ। ये अभी जो मक्के में आ रही है समस्या, उससे मैं अपने किसान भाइयों को अवगत कराना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो अभी मुख्य समस्या है रतलाम ज़िले की, वो फॉल आर्मी वर्म की है। मुख्यतः क्या है कि पूरे देश में मक्के की खेती की जाती है, उनमें से रतलाम एक मुख्य है जिसमें गर्मी और खरीफ में भी मक्के की खेती की जाती है, लेकिन खरीफ की मुख्य फसल मक्का है। तो जैसा मैं आपको बताया कि फॉल आर्मी वर्म के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये इस पौधे में फॉल आर्मी वर्म का अटैक है। इससे क्या होता है, ये क्या करता है कि पौधे के, ये दिखाई दे रहा है इसका अटैक, ये पौधे के सॉफ्ट पोर्शन को खाता है। और इसमें इस कीड़े की एक विशेषता है। इस कीड़े की विशेषता यह है कि यह एक कीड़ा कम से कम 1000 अंडे देता है, इसका मादा जो कीट होता है। तो ये अभी वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा मक्का की फसल को नुकसान करता है। तो हम इसके से बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बोने से पहले इनमें किन किन दवाओं का प्रयोग करना चाहिए और बाद में भी किन किन दवाओं का प्रयोग करना है, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो इसके लिए मक्का को बोने से पहले इसको बीज उपचार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम एक इंसेक्टिसाइड आता है जिसका नाम क्लोरेंटा निलिप्रोल प्लस थायोमिथाक्जाम का कम्बो है, जिसकी 4 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज से उपचारित करते हैं और उपचारित करने के बाद इसको बोते हैं। तो इससे कम समस्या उत्पन्न होती है हमारे किसान भाइयों को। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके लिए उपचारित करने के बाद इससे हम कुछ चीज़ों का प्रयोग करेंगे, जिसमें एक टी आकार के टैग लगाएंगे, दूसरा फेरोमोन ट्रैप्स का प्रयोग करेंगे 25-37 फेरोमोन प्रति हेक्टेयर, और तीसरी चीज़ें हैं इसमें एक दवा आती है जो बीटी करके, उसकी मात्रा बेसिलस थ्रियोजेनेसिस एक दवाई है जिसकी 1 किलोग्राम मात्रा यदि इसमें अटैक दिखता है प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करके इसमें स्प्रे कर सकते हैं। तीसरी एक दवाई है जिसका नाम इमामेक्टिन बेंजोएट है, इसकी 200 ग्राम मात्रा डाल करके इसकी समस्या से किसान भाई निजात पा सकते हैं। दूसरा एक कीट है इसका जिसको हम कहते हैं तना छेदक। ये मक्के के तने में छेद करता है और छेद करने के बाद उसके जो सबसे साफ पोर्शन होता है, कोमल वाला भाग, उसको खा जाता है और अंदर रहा आता है। इसका अटैक शुरुआती ही अवस्था में होता है, बाद में ये क्या करता है कि उसको खोखला कर देता है, जिससे थोड़ी हवा चलते समय या जैसे उसमें बालियां बनती हैं तो ये पौधा टूटकर गिर जाता है और इससे उत्पादन में भी प्रभाव पड़ता है और हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इससे निदान करने के लिए हमको कुछ दवाएं हैं जिनकी एक निश्चित मात्रा में प्रयोग करके इनसे निजात पाया जा सकता है। जैसे प्रोफेनोफास का 50 EC का प्रयोग करके 1 लीटर मात्रा इस समस्या से निजात पा सकते हैं। दूसरी लेमडासाइक्लोहेथ्रिन दवा का प्रयोग करके इससे निजात पा सकते हैं। क्लोरोपाइरिफास दवा का 1.5 लीटर प्रयोग करके प्रति हेक्टेयर इससे समस्या से समाधान हो सकता है। इनमें से किसी एक दवा का प्रयोग करके हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तीसरा एक कीट है जिसको कटुआ कीट कहते हैं। ये कीट क्या करता है कि ये रात्रिचर होता है। ये दिन में तो मिट्टी के नीचे या पौधों के नीचे कहीं छुपा रहता है और इसके बाद जैसे रात का समय होता है तो वो काटने लगता है और काट के पौधों को गिरा देता है, जो मक्का की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और जिससे ये पता नहीं चल पाता कि ये कीट कब नुकसान कर रहा है। तो हमारे किसान भाई इस चीज़ को नहीं समझ पाते और
उसके लिए परेशान रहते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि वो कटुआ कीट है जो रात्रिचर होता है। तो उसके लिए हम कुछ दवाओं का, इल्ली मारने वाली इन्हीं में से किसी एक दवा का प्रयोग करके उस कीट से निदान प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए प्रोफेनोफास, क्लोरोपायरीफास या इमिडाक्लोपिड प्लस लेम्डासाइलोहेथ्रिन, इन दवा का प्रयोग करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मक्का के फसल में लगने वाले जो प्रमुख रोग हैं, उनमें से 3-4 रोग हैं जो इससे मक्के में आते हैं। तो सबसे पहले जहां मक्का लगा रहे हैं हम, तो उसमें रोग और कीट से बचने के लिए हमको फसल चक्र अपनाना चाहिए, गर्मी की गहरी जुताई करनी चाहिए, बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार यदि कीट की समस्या है तो इंसेक्टिसाइड से करना चाहिए, यदि बीमारियों की समस्या है तो उसमें फफूंदनाशी दवा का उपचार करके हमको बीज को बोना चाहिए। खासकर जिन जगहों पर फाल आर्मी वर्म की समस्या आ रही थी, तो सबसे ज़्यादा समस्या वहाँ आ रही है जहाँ पे गर्मियों में किसान मक्का की खेती कर रहे हैं। तो किसानों को थोड़ी सी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जहाँ पे मक्के लगा रहे हैं रबी में, वहाँ पे ना लगाएं, दूसरी जगह पे लगाएं, फसल चक्र को अपनाएं, जिससे इस समस्या से उनको निजात मिल सके। दूसरी चीज़ें जैसे अब बात कर रहे थे कि इसके रोग, इसका सबसे प्रमुख रोग है पत्ती पर भूरा धब्बा। मक्का में पत्ती पर नाव आकार के भूरे धब्बे बन जाते हैं, जिससे शुरू में पहले वो छोटे होते हैं, बाद में मिलकर एक बड़ा रूप ले लेते हैं, जिससे पत्तियां धब्बा बन जाती हैं, जिससे पत्तियां बाद में मरने लगती हैं। तो इससे निदान के लिए 2-3 दवाएं हैं, उसका हम प्रयोग करेंगे। एक कार्बनडाजिम प्लस मैंकोजेब की मिश्र दवा आती है, जिसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से प्रयोग करके उससे हमको समस्या से मुक्ति मिलती है। दूसरी एक बीमारी है जिसको हम मृद रोमिल आस्था कहते हैं। ये मक्के की फसल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, खासकर जब इसमें ये बनने की जैसे इसमें दाने बालियां बनने लगती हैं, उस समय उसके थोड़ी सी पहले ये समस्या आती है। उसमें के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो कार्बनडाजिम प्लस मैंकोजेब जो है उसका छिड़काव करना चाहिए 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। दूसरी मेटालैक्जिल का भी प्रयोग करना चाहिए 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। तो इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी और पौधा स्वस्थ हो जाएगा। यदि बीमारियां का प्रकोप ज़्यादा है तो किसी भी इनमें से एक दवा का दोबारा प्रयोग करके 10 दिन के अंतराल पर दोबारा प्रयोग करें और समस्या से जो समस्या हो रही है उसका समाधान किसान भाइयों को मिल जाएगा। मक्का का जो मुख्य यहाँ की समस्या है वो सबसे ज़्यादा फाल आर्मी वर्म की है। फाल आर्मी वर्म ये काटने वाला कीट है, जिससे इसको सबसे ज़्यादा जो समस्याएं रतलाम ज़िले में आ रही हैं, तो इसको निदान के लिए ये तरीका पूरा एक समन्वित प्रबंधन करके इससे किसान भाई हमारे निजात पा सकते हैं। तो इसके लिए किसी न किसी एक दवा का प्रयोग करके हम इन समस्याओं से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जितनी जो भी इल्ली वाली दवाएं हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव इमामेक्टिन बेंजोएट है और उसका प्रयोग करके हम इस समस्या से किसान भाई हमारे समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है खबरें खेती की देखने का। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। आइए जानते हैं खबरें खेती की। रबी राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित चंबल के भीड़ों में उन्नत बीज उत्पादन होगा, उन्नत कटाई यंत्र के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र, धान को तना छेदक कीट से बचाएं, पशुओं का लंपी त्वचा रोग से बचाओ। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रबी अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि चौथे अग्रिम अनुमान 2021-22 के अनुसार देश में खाद्यान्न का उत्पादन 3,157 लाख टन होने की संभावना है, जो कि 2020-21 के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन से 50 लाख टन
अधिक है। 2021-22 के दौरान कुल दलहन और तिलहन का उत्पादन 277 और 377 लाख टन होने का अनुमान है, जो कि अभूतपूर्व है। तोमर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से कृषि के क्षेत्र में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। देश में उत्पादन की दृष्टि से बहुत काम हुआ है, जिससे खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई है। आज कृषि के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटना और उनका समाधान करना हमारी पहली प्राथमिकता है। और अब बात करेंगे चंबल के भीड़ों में उन्नत बीज उत्पादन की। चंबल के भीड़ों की जमीन पर जल्द ही तिलहन के उन्नत बीजों का उत्पादन शुरू होगा। इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय बीज निगम को मुरैना जिले के 4 गांव जखुना, रिठौरा खुर्द, गरोड़ा व गोरखा में 885 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जखुना की 20 हेक्टेयर जमीन को समतल करने का काम भी शुरू करा दिया गया। इस मेगा प्रोजेक्ट के जरिए देश के किसानों को सरसों, पीली सरसों व अलसी का उन्नत बीज मुहैया कराया जा सकेगा। ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। उन्नत बीज की सप्लाई देश के साथ विदेश के किसानों को भी मिल सकेगी। इसके साथ ही जिलों में उद्यानिकी फसलों और उत्पादों की ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग की गतिविधियां भी मिशन मोड पर शुरू की जा रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश में 363 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई हैं। प्रधानमंत्री खाद्य उद्यम योजना में 212 और राज्य योजना में 151 इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं, जो कि काफ़ी सराहनीय हैं। मुख्यमंत्री ने उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी विभाग दीर्घकालीन लक्ष्य में पोटैटो टिश्यू कल्चर एवं एरोपोनिक लेब हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी स्थापित करने की दिशा में कार्य करें। 1500 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने के कार्यों को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इसको बढ़ाना भी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकसित 14,28,000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज क्षमता के विकास का कार्य हो चुका है। इस वर्ष 25,000 मीट्रिक टन क्षमता वृद्धि का लक्ष्य करने का फोकस हमने तैयार किया है। पशुओं का लंपी त्वचा से रोग से किस तरह से बचाव करें। कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ तथा पशुपालन विभाग झाबुआ द्वारा ग्राम मानपुरा में पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पशुओं में लंपी त्वचा रोग लक्षण रोकथाम व बचाव हेतु पशुओं में टीकाकरण की जानकारी एवं बीमारी की गंभीरता के बारे में लोगों को जागरूक करना था। इस आयोजन में ग्राम के पशुपालक पंचायत भवन पर एकत्रित हुए, जहां केवी के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर चंदर कुमार द्वारा लंपी त्वचा रोग के बारे में पशुपालकों को विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बताया गया कि इस रोग में पशुओं के शरीर पर छोटी गठानें दिखती हैं, पशुओं में बुखार आता है। ये बीमारी संपर्क में आने वाले अन्य पशुओं को भी संक्रमित कर सकती है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए संक्रमित पशुओं के संपर्क में सामान्य पशुओं को ना आने दें, तालाब व बाजार में पशुओं को एकत्रित ना होने दें, पशुओं के आवास की स्वच्छता बनाए रखें तथा नीम का धुआं कर मच्छरों से सुरक्षा प्रदान करें। किसान भाइयों, खबरें खेती में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। और कृषि दर्शन के इस अंक में हमने तमाम जानकारियां आपसे साझा की हैं। उम्मीद करते हैं कि इन सही जानकारियों का इस्तेमाल करने के बाद आप अपने कृषि के क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं। कृषि दर्शन के आज के अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।